हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 11th में एक क्वेश्चन आता है आदर्श गैस समीकरण, केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, एनुअल एग्जाम के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और हाँ, जिस प्रश्न पर आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है। और आदर्श गैस समीकरण प्यारे बच्चों मुख्य रूप से दो नियम, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम, इन दोनों नियमों का मिश्रित रूप है। मतलब बायल के नियम को और चार्ल्स के नियम को जब हम मिलाते हैं तो एक समीकरण बनता है जो कि हमें दाब एवं ताप के परिवर्तन का है ना प्रभाव व्यक्त करता है। हमें बताता है कि ताप और दाब में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है किसी निश्चित गैस के आयतन के लिए। उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अर्थात चार्ल्स का नियम और बायल का नियम, इन दोनों नियम को हम संयुक्त करें तो एक समीकरण प्राप्त होता है जो कि किसी गैस के आयतन पर एक साथ दाब और ताप में परिवर्तन के प्रभाव को व्यक्त करता है, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, एक अंक का, तो आपको यही परिभाषा लिखना है कि बायल तथा चार्ल्स के नियम को संयुक्त करने पर एक समीकरण प्राप्त होता है जो किसी गैस के आयतन पर एक साथ दाब एवं ताप के परिवर्तन का प्रभाव व्यक्त करता है, जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। सिंपल पैर बच्चों समझ में आ गया आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण चार्ल्स के नियम और बायल के नियम को संयुक्त करने से प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। डाउट क्लियर। इसके बाद हमको लेना पड़ेगा पहले किसके, बायल के नियम को, और इसके बाद चार्ल्स के नियम को। चार्ल्स और बायल ने क्या बताया। चार्ल्स ने क्या किया कि भैया एक गैस ले लिया और गैस का टेम्परेचर स्थिर कर लिया। जैसे प्यारे बच्चों एक पात्र लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, ये आपका पात्र है, और इस पात्र में क्या किया, गैस को डाला, इसका तापमान निश्चित किया, और फिर देखा, क्या देखा कि यदि यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, यदि पिस्टन को हम ऊपर ले जाएंगे तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी दाब को यदि हम कम कर दें, दाब को हम क्या कर दें, कम कर दें, तो आयतन में वृद्धि होगी। ये किसने अध्ययन किया प्यारे बच्चों, आयतन में वृद्धि होगी, ये किसने, बायल ने। वैसे भी आपको पता है कि जैसे जैसे यदि हम पिस्टन यदि दबाएंगे प्यारे बच्चों नीचे की ओर, दाब बढ़ेगा तो गैस के आयतन में कमी आएगी, क्योंकि ये पास में आ जाएगा, यहाँ आएगा तो गैस इतने में रहेगा। समझ रहे ना। जैसे प्यारे बच्चों हमने कहा कि पिस्टन को है ना नीचे ले आओ तो फिर गैस आपका इतना हो जाएगा, यानी आयतन कम हो जाएगा। यानी दाब बढ़ा दें स्थिर ताप पर, टेम्परेचर स्थिर है, कांस्टेंट है, तो यदि हम दाब बढ़ा दिए तो आयतन में कमी हुई। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। दाब बढ़ाएं तो आयतन में कमी, यदि हम दाब को घटा दें तो आयतन में वृद्धि होगी। तब उन्होंने एक नियम दे दिया, बायल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दाब यदि बढ़ा दें तो आयतन कम होगा, और आयतन यदि बढ़ा दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आयतन यदि बढ़ रहा है तो दाब कम होगा, या कि मान लो दाब यदि हम बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो रही है, यदि दाब घटा देंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। इतना क्लियर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आयतन को किससे दर्शाते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दाब की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, स्थिर ताप पर, यहां पर तापमान क्या है, स्थिर है। जब जब टी क्या हो प्यारे बच्चों, स्थिर हो। पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे। जब टी क्या है, स्थिर हो, टेम्परेचर स्थिर हो। ये किसका नियम था, तो ये था आपका बायल का नियम। चार्ल्स ने क्या बताया, चार्ल्स ने कहा कि अब भैया हम तापमान को स्थिर नहीं करेंगे चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से। तो चार्ल्स ने क्या कहा कि अब हम दाब को स्थिर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर यानी दाबमान को हम स्थिर कर देंगे। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, क्या आयतन, आयतन उसके तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ऐसा क्यों, कैसे हम समझ सकते हैं, चूंकि समझिए प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई गैस है, गैस हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के अणु कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। जब गैस के अणु दूर दूर चले गए तो आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
गैस के अणु दूर दूर चले गए तो आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो आयतन हो गया वो किस पर समानुपाती है, टेम्परेचर पर। यानी तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन में वृद्धि होगी जब P स्थिर हो। P स्थिर हो मतलब P मतलब क्या है, प्रेशर। ठीक है, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, इसको हम समीकरण 1 भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा लिखिए, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाना है और फिर आपको लिखना है। चलिए मिला दीजिए, जो आपका ऊपर है टेम्परेचर उसको ऊपर रखिए, जो आपका पी प्रेशर नीचे है उसको नीचे ही रखिए। जब समानुपाती हटाते हैं प्यारे बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, तो के टी अपान पी। यदि हम पी का पक्षांतर करेंगे तो इधर डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो पी भी। ठीक है, और के अपन यहाँ पर रहने देते हैं, टी को नीचे ले आते हैं, पी भी बटे टी इक्वल के। यहाँ तक क्लियर है। जहाँ पर के एक क्या है, नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है। ओके, तो के एक नियतांक, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका आदर्श गैस समीकरण निकल रहा है। अब इसके आगे आपको लेना पड़ेगा एवोगैड्रो के नियम से। क्या, एवोगैड्रो के नियम से, एवोगैड्रो के नियम से। चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, कोई भी गैस होगा, कोई भी गैस होगा, उसकी एक निश्चित मात्रा होगी, उसकी एक निश्चित मात्रा होगी और निश्चित मात्रा के आयतन में मोलों की संख्या भी होगी। समझ रहे हैं? तो जो आपका आनुपातिक स्थिरांक के है वो गैस की मात्रा की मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। यानी जो के का मान आ रहा है, ये जो आपका आनुपातिक स्थिरांक के है, यहां पर मैं लिख सकता हूं नियम से, आनुपातिक स्थिरांक, आनुपातिक स्थिरांक, आनुपातिक स्थिरांक के का मान, के का मान किस पर डिपेंड करेगा, गैस के निश्चित मात्रा के आयतन के मोलों की संख्या पर। गैस के निश्चित मात्रा के आयतन, गैस के निश्चित मात्रा के आयतन के मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इतना नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इतना नोट डाउन यदि आपने कर लिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा हमने बता ही दिया प्यारे बच्चों, जो के का मान है वो प्रोपोर्शनल है मोलों की संख्या पर। किस पर, मोलों की संख्या पर। जब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा जहां पे कैपिटल आर नियतांक है। अब इस के का मान यहां पर रख सकते हैं। समीकरण आप इसको 1 दे दें, फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है भैया, पीवी अपान, देख सकते हैं पीवी अपान टी बराबर, अब के की जगह रख सकते हैं एन आर, तो आपका हो गया पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर क्या हो गया, एन आर टी। यही है आदर्श गैस समीकरण। एन मोलों के लिए, कितने मोलों के लिए, एन मोलों के लिए। अब यदि गैस का जो मात्रा है वो 1 मोल हो, कितना हो, 1 मोल हो, यहां पर आप लिख सकते हैं कितना, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए, यानी n बराबर कितना होगा, तो पी भी बराबर n का मान 1 रख देंगे तो आर टी। ये आपका 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण का व्यंजक आ गया। देख सकते हो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद यही किया कि आप लोग कम समय में इसे कर सकें, और आदर्श गैस समीकरण 11th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।